सेक्शन 16 बोलता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ राइट टू सू, यानी राइट पैदा होने के पहले या फिर उसी दिन को आपकी डेथ हो जाती है। वाद लाने का अधिकार, ठीक है, बोलता है कि वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन डाइस, यानी कि ऐसा कोई इंसान जिसके पास अगर वो जिंदा होता तो वाद लाने का अधिकार रहता या फिर किसी एप्लीकेशन को फाइल करने का अधिकार रहता, वो मर जाता है। बिफोर द राइट एक्रूज, ऐसा राइट पैदा होने से पहले ही वो मर जाता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस टाइम से कंप्यूट किया जाएगा व्हेन देयर इज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आई है, इसको मैं अभी आपको बोला नहीं मैंने, लेकिन इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ। ये सन है जेडन स्मिथ, इसके पापा हैं विल स्मिथ, आप लोग जानते होंगे, फेमस लोग हैं। तो विल स्मिथ से मैंने सब हाइपोथेटिकली एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 लाख रुपये का लोन लिया, ठीक है। विल स्मिथ ने लोन दे दिया मुझको और बोला कि लोन जो है तुम 2023 में चुका देना, 2023 में, ठीक है। 2023 में लोन चुकाने की बात होती है, इन्हें अभी 2021 में मुझको लोन दिया था। अब क्या होता है, विल स्मिथ की 2022 में ही डेथ हो गई, ठीक है ना, डेथ हो गई। लेकिन अगर ये ज़िंदा रहते तो 1 साल बाद इनके पास मेरे खिलाफ रिकवर करने का वाद लाने का अधिकार उत्पन्न हो जाता। जो फिर से बोलता हूँ, अगर ये ज़िंदा होते ना 2023 में, अगर ये ज़िंदा होते तो ये मेरे खिलाफ सूट लगा देते कि भाई साहब मेरे पैसे रिटर्न करो, और मुझे रिटर्न करने पड़ते इनके पैसे। लेकिन इनकी 2022 में ही डेथ हो गई, इनका राइट जो था 2023 में आता, उसके पहले इनकी डेथ हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जो इनका बेटा है जो कि 10 साल का है, वो सूट कब फाइल कर सकेगा? देखो सीधी सी बात है, 18 साल से कम के बच्चे तो डायरेक्टली कोर्ट में आ नहीं सकते। तो जब ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा ना, 10 की जगह 18 साल का, देखो ऐसा हो गया, 18 साल में ऐसा लगता है ये बच्चा, जब ये 18 साल का हो जाएगा तो वहाँ से 3 साल के अंदर अंदर ये मेरे खिलाफ रिकवरी का केस फाइल कर सकता है, ठीक है। ये 18 साल का हो गया तो 3 साल कब होंगे इसके, मतलब ये मान के चलो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें 18 साल का होने में। तो यहाँ पे ये हमको बात ये वाली धारा बता रही है। अब इसका एक जो क्लॉज हमने छोड़ दिया था वो हम समझते हैं, कहाँ गया। बोल रहा है कि वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन डेथ ऑफ पर्सन, यानी कि वाद लाने का अधिकार या एप्लीकेशन फाइल करने का मृत्यु वाले दिनांक को ही उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कैसे होता है, तो वो देखिए समझाता हूँ, आप समझ गए होंगे शायद। देखिए यहाँ पर अब लोन वाले एग्जाम्पल भूल जाएँ, ट्रक वाला ले लेते हैं। विल स्मिथ जा रहे थे अपनी कार से, ठीक है, और इनकी होगी ट्रक से टक्कर। ट्रक से टक्कर में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। इनकी जब डेथ हो गई तो वाद लाने का अधिकार अगर ये ज़िंदा होती तो किस दिन होता? वाद लाने का अधिकार, सूट फाइल करने का, एप्लीकेशन करने का अधिकार एक्सीडेंट वाले दिन होता। लेकिन क्योंकि ये मर गए थे, ठीक है ना, तो इनकी मौत पर कंपनसेशन के लिए केस फाइल करने का अधिकार इनके बच्चे को तो मिलेगा। इनका बच्चा अपने पापा की मौत के लिए कंपनसेशन फाइल कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये 18 साल का है, सॉरी 18 साल का नहीं है, अभी ये छोटा है। ये कितने साल का है? ये 10 साल का है। ये 10 साल का जब है, ये 10 साल का है, ठीक है ना। जब ये 10 साल का है तो ये केस फाइल नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी धारा 16 लिमिटेशन एक्ट की बोलती है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, केपेबल ऑफ फाइलिंग अ सूट और एप्लीकेशन जब केपेबल हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो ये इस ट्रक मालिक के ख़िलाफ़, इसकी इंश्योरेंस कंपनी के ख़िलाफ़, ड्राइवर के ख़िलाफ़, तीनों के खिलाफ कंपनसेशन का केस फाइल करने का अधिकारी रहेगा, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे बता रहा है। राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट एक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ पर्सन, डेथ वाले दिन राइट एक्रू होता है, ठीक है। सेक्शन 16 में एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये समझनी होगी कि ये बात करता है कि डेथ है वो राइट टू फाइल अ सूट अक्रू होने के पहले होना चाहिए या उसी दिन होना चाहिए, है ना। मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के पहले आपकी डेथ होना है। अगर आपकी डेथ बाद में हुई, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और बाद में डेथ हुई, तो फिर जो सेक्शन 9 में कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम है वो वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा, और जो सेक्शन 6 वाले प्रिंसिपल है वो अप्लाई होंगे, ये वाला अप्लाई नहीं होगा। इस सेक्शन 16 के प्रिंसिपल अप्लाई होने के लिए फिर से बोलूँगा क्या होना चाहिए, डेथ आपका राइट ऑफ
एक्रूअल यानी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के पहले डेथ होनी चाहिए। ठीक, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। बोलता है वेयर अ पर्सन अगेंस्ट होम, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है। विरुद्ध, इसमें क्या हुआ था, जो 1 था उसमें प्लेंटिफ यानी केस फाइल करने के फेवर का राइट था, और यहाँ बोल रहा है कि केस जिसके खिलाफ फाइल हो रहा है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना। तो देखिए बोलते हैं वेयर अ पर्सन अगेंस्ट होम इफ ही वर लिविंग, अगर वो जिंदा होता तो उसके खिलाफ अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट होता या फिर मेक एन एप्लीकेशन का राइट होता। डाइज बिफोर द राइट एक्रूज, ऐसे राइट एक्रू होने के पहले उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और वेयर आर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी पर्सन अक्रूज ऑन द डेथ ऑफ सच पर्सन, या फिर उसके मरने वाले दिन ही उसके खिलाफ हमें राइट केस फाइल करने का पैदा हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में पीरियड ऑफ लिमिटेशन shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased, यानी कि उस दिनांक से जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज्ड का है। देखिए ऊपर वाले में और उस वाले में कितना बड़ा फ़र्क है। ऊपर वाला बोलता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन केपेबल ऑफ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। वो केपेबल लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो केस फाइल कर देगा जब वो केपेबल हो जाएगा, पुराना लिमिटेशन माफ़। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि केपेबल से मतलब नहीं है, सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसका, तो आपका लिमिटेशन काउंट होने लगेगा। ठीक है ना। देखिए फ़र्क बहुत माइनर फ़र्क है। इसका रीज़न क्या है, देखिए सेम एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे ये विल स्मिथ थे, पापा थे, बेटा था। मैंने विल स्मिथ को दिए 1 करोड़ रुपए लोन, 1 करोड़ रुपीज़ मैंने विल स्मिथ को लोन दिया। ठीक है, 1 करोड़। अब विल स्मिथ की लोन पेमेंट करने से पहले डेथ हो जाती है, ये हो गई इनकी डेथ। ठीक है, लोन पेमेंट करना था 2023 में और 2022 में ही विल स्मिथ की डेथ हो गई। अब मेरे पैसे का क्या, मैं किससे पैसा वसूलूंगा? मेरे पास सिर्फ 3 साल का लिमिटेशन है पैसा वसूलने के लिए। ठीक है ना, 3 साल बाद मेरा टाइम ख़त्म। तो ऐसी कंडीशन में मैं जल्द से जल्द 2023 में इनके बेटे के अगेंस्ट ही केस फाइल कर दूंगा, भले ही वो 10 साल का क्यों ना हो। वो माइनर है। अगर देखो केपेबल वाली बात नहीं आ रही है, उसको केपेबल हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो माइनर है तो मैं इसके खिलाफ सूट करने का मेरा टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर मैं नहीं करता सूट फाइल, मैं सोचता हूँ ये बड़ा हो जाए, केपेबल हो जाए, फिर फाइल करूँगा, अरे ऐसी कंडीशन में मेरा दावा गया खारिज, लिमिटेशन बार। लेकिन क्योंकि सेक्शन 16 का 2 बोल रहा है कि होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका सन है, इसलिए मैं इसके खिलाफ भले ही माइनर हो केस फाइल कर दूँगा। अब मैं इसके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा किसके लिए? रिकवरी के लिए। ये जो पैसा दिया था ना मैंने इन लोगों को, इसकी रिकवरी के लिए मैं केस फाइल कर दूंगा। अब क्या होगा, क्या माइनर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, माइनर के खिलाफ हम केस फाइल कर सकते हैं। ये जो CPC का कौन सा ऑर्डर है, ये शायद 33 ऑर्डर 32 है। बोलता है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। माइनर या फिर अनसाउंड माइंड के खिलाफ वाद। इसका रूल 3 बोलता है कि जब कोई डिफेंडेंट माइनर है, ठीक है ना, डिफेंडेंट माइनर है और कोर्ट को लगता है कि हाँ बच्चा सही में माइनर है, तो वो क्या करेगा? शैल अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन फॉर टू बी गार्डियन फॉर द सूट ऑफ सच माइनर, यानी कि गार्जियन, वाद का गार्जियन कोर्ट अपॉइंट कर देगा। ये कोर्ट की और उन लोगों की ड्यूटी है। मेरा तो अगर मैंने सूट फाइल नहीं किया बच्चे के खिलाफ, मेरा तो राइट ख़त्म। लेकिन क्योंकि उसके पिताजी से मेरा एग्रीमेंट था, मैंने उनको लोन दिया था, तो उसकी रिकवरी मैं किससे करूँगा? उनसे ही करूँगा। और अगर पिताजी नहीं रहे तो उनकी प्रॉपर्टी से करूँगा। अब प्रॉपर्टी से कैसे करूँगा? उनके घर में कोई नहीं है उसके बच्चे के अलावा, तो मैं बच्चे के खिलाफ सूट लगाऊँगा। और बच्चे का जो माइनर है, कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट और उन लोगों की ड्यूटी कि वो उसका एक क्या अपॉइंट करेंगे? गार्जियन फॉर सूट अपॉइंट करेंगे। ठीक है ना, गार्जियन फॉर सूट अपॉइंट करेंगे और फिर वो माइनर के बिहाफ पे केस फाइट करेगा। ठीक है ना। तो ये बात सबसेक्शन 2 बोल रहा है, आप लोग समझ गए होंगे अब। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 देखते हैं।